नमस्कार अंकल जी, कैसे हैं? बढ़िया। शुभ नाम? सत्यजीत। सत्यजीत जी, चुनाव अनाउंस हो गया, क्या लग रहा है आपको इस बार? भाजपा की सरकार बनेगी। भाजपा की सरकार बनेगी? जी। क्लियर कट। क्लियर कट है। 5 साल में काम नहीं हुआ है। काम हुआ है, लोक लुभावन काम हुआ है, आदमी को बेवकूफ़ बनाने वाला काम हुआ है, जनता के साथ धोखा हुआ है, युवाओं के साथ धोखा हुआ है, नौकरी के नाम पर, बेरोजगारी भत्ता के नाम पर, ये सब पर युवाओं को ठगा गया है। अच्छा, तो इस बार बदल देंगे आप लोग सरकार? जी, इस बार सरकार निश्चित बदलेगी। हेमंत जी के बारे में लोग बोलते हैं बहुत अच्छा काम करते हैं, आदिवासियों के लिए विकास का काम करते हैं, आदिवासियों को का पुनरुत्थान करने का काम करते हैं, तो वो होता नहीं है। आदिवासियों का सबसे ज़्यादा शोषण हेमंत सरकार के राज्य में ही हुआ है। अच्छा। संथाल परगना की डेमोग्राफी बदल रही है, संथाल की, हाँ ये सब इन्हीं के शासनकाल में हुआ है। जी, मतलब जो बीजेपी मुद्दा उठा रही है घुसपैठियों का, सही मुद्दा है? सही मुद्दा है। अच्छा। बांग्लादेशी आके बस रहे हैं और आदिवासियों की आबादी भी घट रही है। आबादी को तो कोई झुठला नहीं सकता है, पहले क्या आबादी थी, अभी कितनी आबादी है, देख लीजिए, एकदम स्पष्ट है, आदिवासियों की आबादी घट रही है। आदिवासी मुख्यमंत्री रहते आदिवासियों की आबादी घट रही है और उन पर मुख्यमंत्री का ध्यान नहीं है, तो आदिवासी अपने स्टेट में फिर कहाँ जाएंगे वो लोग? कहाँ जाएंगे, सही बात है। तो मुझे बताइए, जैसे कि लोग, जो विपक्षी दल है वो ये मुद्दा उठाता है कि बॉर्डर से जब एंट्री कर जाते हैं जी। बांग्लादेशी, तभी ना वो राज्य में आ रहे हैं, बॉर्डर से एंट्री क्यों करने देते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट? घुसपैठ कर रहा है, अलग से कर रहा है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट बीएसएफ जहाँ पर है, लेकिन दूसरे ढंग से घुसपैठ कर रहा है, बंगाल के थ्रू आ रहा है, बंगाल के भाया बंगाल आ रहा है, यहाँ पे डायरेक्ट नहीं आ रहा है, भाया बंगाल आ रहा है, और बंगाल में बांग्लादेशी बहुत ज़्यादा मात्रा में है। तो जो पहले से वहाँ हैं जी, वो लोग इधर वो लोग, हाँ, वही लोग आ रहे हैं। अच्छा, मतलब पहले से बांग्लादेश के बांग्लादेश से बंगाल में आ रहे हैं और बंगाल से फिर झारखंड में शिफ्ट कर रहे हैं वो लोग। ये रोक देगी बीजेपी आएगी तो, क्या लगता जी, है? रुक जाएगी ये। आपके हेमंता बिस्वा शर्मा बड़े जोर शोर से उठा रहे हैं इस मुद्दे को। जी, सही उठा रहे हैं। असम में भी उन्होंने कड़ाई की है घुसपैठियों के खिलाफ, यहाँ भी वही चीज़ होगा, घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अच्छा, मुझे बताइए, जैसे कि पहले यहाँ पे बीजेपी की सरकार थी, इससे 5 साल पहले, जी, क्यों हार गए फिर? वो इतना बढ़िया काम कर रहे थे तो। जनता नाराज थी, कुछ कमी रही होगी, कुछ कमी, जनता नाराज थी और कुछ कमी थी, अपनों में भी कुछ कमी थी, खामी को दूर नहीं कर सके, उसी पर चिंतन करके फिर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, इस बार हम लोग अपना सरकार बनाएंगे। अच्छा, मुझे बताइए, जैसे ऐसा बोला जा रहा है कि वो आके जैसे आदिवासियों की लड़कियों से शादी कर लेते हैं, जी, उसके बाद वो वहाँ बस जा रहे हैं, जी। तो फिर उसका कैसे समाधान निकलेगा? वो लड़की जिससे शादी कर ली है उसको कैसे हटाइएगा? ये क्या समाधान होगा इस चीज़ का? इसका समाधान तो उच्च स्तरीय किया जाएगा, कुछ तो इसका निदान तो निकाला जाएगा, उसका ज़मीन वगैरह तो कम से कम हड़पने नहीं दिया जाएगा, शादी कर लिया है, रह गया है, ये तो है, लेकिन उसका ज़मीन जो कब्जा कर रहा है वो सब तो कब्जा नहीं करने दिया जाएगा। जो लव मैरिज वाला रिवाज है आपके राज्य में, वही दुश्मन नहीं ये बन रहा है इसमें? लव जिहाद हो रहा है, लव मैरिज नहीं हो रहा है, लव जिहाद जो चला हुआ है यूपी में, महाराष्ट्र में, सब जगह चल रहा है, वही लव जिहाद वाला हिसाब किया गया है तो यहाँ। लव जिहाद सत्य है, घटना मानते सत्य हैं घटना है, लव जिहाद सत्य घटना है। नाम बदल बदल के सब रहते हैं, हिंदू नाम रख के और धोखा में डाल के शादी करते हैं और फिर बाद में अपने आप को मुस्लिम कहते हैं, उसको मुस्लिम धर्म अपनाने के लिए मजबूर करते हैं। तो मतलब आप ये कह रहे हो कि जो बटेंगे तो कटेंगे का जो नारा योगी आदित्यनाथ ने दिया है, उसका असर दिखेगा, और ये सब जो पूरे राष्ट्र के मुद्दे हैं इस पे चुनाव राज्य के मुद्दे पर होगा, मुख्य मुद्दा राज्य का रहेगा, आदिवासियों की सुरक्षा के लिए है, मुख्य मुद्दा आदिवासियों की सुरक्षा का है, आदिवासियों के हित के लिए है। राज्य बनाया गया था, भाजपा ने बनाई थी राज्य आदिवासी के हित के लिए, और यहाँ आदिवासियों का शोषण हो रहा है। आदिवासियों का शोषण हो रहा है? कैसे कैसे? आदिवासियों की संख्या घट रही है और उसका लव जिहाद के थ्रू उसका और कम किया जा रहा है संख्या को, उधर तो मतलब वही हड़पा जा रहा है, उसका जमीन हड़पा जा रहा है, उन लोगों की जो जमीन है उसको शादी कर करके हड़प लिया जा रहा है जमीनों को। आपके राज्य में जैसे बोलते हैं कन्वर्जन की भी समस्या है, कन्वर्जन होता है आदिवासियों का, ये सत्य है? हाँ, कन्वर्जन की समस्या है यहाँ, उस पर भी रोक लगेगी। उस पर भी रोक लगेगी। जी, चलिए, ईसाई मिशनरी करते हैं, प्रलोभन दे के और कन्वर्जन करवाते हैं, सबको क्रिश्चियन बनवाते हैं, इस सब पर भी रोक लगेगी। आपसे एक प्रश्न की, जो पार्टियां चुनाव जीतती हैं, जैसे ही 5 साल से तो सरकार चली रही थी, उनको नहीं दिखते ऐसा मुद्दे जो आप या भाजपा उठा रही है? ये एक तरीके से घुमा फिरा के नुकसान तो राज्य का ही है। हाँ, राज्य का, आम जनता का नुकसान है, राज्य का नहीं, आम जनता का नुकसान। तो ये कौन सी राजनीति है जिसमें अपना ही भला नहीं दिख रहा? लॉन्ग टर्म पे तो अपना ही नुकसान है, राज्य का ही नुकसान है। राज्य का तो नुकसान हो ही रहा है, तो जनता को इसमें जागरूक होना होगा, जनता जागरूक होगी तो सरकार सही बनेगी।
जनता जागरूक होगी तो सरकार सही बनेगी। नमस्कार भैया जी, कैसे हैं? जी नमस्कार शुभ नाम क्या हुआ आपका? जी हमारा शुभ नाम दीपक कुमार सोनकर हुआ। दीपक जी, चुनाव अनाउंस हुआ है आपके राज्य में, जी जी क्या लग रहा है आपको इस बार? इस बार जनता ने विचार किया है कि भाजपा को भारी बहुमत के साथ जिताना है और राज्य में भाजपा की सरकार बनाना है। राज्य में जैसे बोलते हैं कि पूंजीपतियों की पार्टी है बीजेपी, जो बड़े पैसे वाले होते हैं वो लोग हैं पार्टी में, उन्हीं उसी को जिताते हैं और बीजेपी उन्हीं का ध्यान रखती है। ये क्या है, मतलब ये आरोप ठीक है? नहीं, ये पूंजीपतियों की पार्टी अगर होती बीजेपी तो आखिर बीजेपी में एक चाय बेचने वाला मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री नहीं बन पाता कभी भी। और बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जिसके नीति निर्धारण से ये तय किया गया है कि उसका कोई भी एक आम कार्यकर्ता किसी भी उच्च पद पर आसीन हो सकता है और पार्टी उसको उच्च पद पर बैठाने का काम करती है। अगर उसका कोई भी सक्रिय कार्यकर्ता अगर पार्टी की नीतियों के साथ ईमानदार और वफादार है सदैव, तो पार्टी की निगाह उस पर हमेशा रहती है। ये हमारा वफादार कार्यकर्ता है, इसको हमें सही उचित स्थान पर रखना है। आपसे अगर मैं प्रश्न करूँ कि पिछले 5 साल से जेएमएम और कांग्रेस की कोलिशन गवर्नमेंट थी यहाँ पे, जी जी लास्ट में 1 साल में उथल पुथल जो देखने को मिला वो तो मिला, बाकी ओवरऑल आप देखेंगे तो 5 साल सरकार लगभग चली। क्या काम नहीं हुए 5 साल में? नहीं, काम नहीं हुई सरकार में ये हम नहीं और आप नहीं तय कर सकते हैं। ये तो सरकार का जब आप उठाकर डाटा देखेंगे कि सरकार का इन 5 साल में झारखंड के आर्थिक विकास में सरकार ने किया क्या है, कौन सा आर्थिक विकास झारखंड का हुआ है। और जैसे झारखंड में रहने वाले जो भी नागरिक हैं, जैसे आदिवासी समाज हो गया, कुर्मी समाज हो गया और भी अन्य समाज के लोग हैं, उनमें से किसी भी एक समाज का उत्थान अगर इन 5 सालों में आपको होता हुआ नजर आ रहा हो तो कृपया आप मुझे बताने की कृपा करें। मुझको तो नहीं दिखता ऐसा कुछ। इन 5 वर्षों में किसी भी एक समाज का विकास, अगर मुख्यमंत्री खुद को आदिवासी कहते हैं और आदिवासी समाज का भी विकास अगर उन्होंने किया है और आदिवासी समाज के लिए अगर उन्होंने कोई ऐसी योजना लागू की है जिससे कि आदिवासियों का भला हो सके इन 5 वर्षों में, तो कृपया उनके बारे में बताने की जानकारी दें। मुझको तो ऐसा कोई जानकारी नहीं मिला आज तक। आपके राज्य में जैसे कि ये जो आदिवासी वाली आपने बात की, एक 1931 का खतियान लागू करने की बात की जाती है, वो क्या मुद्दा है अगर मैं आपसे पूछूं? नहीं, ये तो ऐसा है ना, 1932 का खतियान लागू करने का मुद्दा हेमंत जी के द्वारा और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों के द्वारा यूं ही उठाया जाता है। अगर आप उन क्षेत्रीय पार्टी में सक्रिय कार्यकर्ताओं से अगर एक बार मिलकर उनसे पूछिएगा क्या आप 1932 के मुद्दे पर बात करते हैं, आप 1932 का खतियान निकाल सकते हैं? क्या झारखंड में सर्वे पूरा हुआ है 1932 का? पहला विषय ये, जब झारखंड में सर्वे ही पूरा नहीं हुआ 1932 का, कुछ छुट-पुट स्थानों में सर्वे करके, तो क्या मतलब झारखंड की कुल आबादी को आप कैसे डिफाइन कर पाएंगे कि इतने लोग 1932 के हैं? और अगर 1932 के खतियान पर अगर झारखंड को बनाने की कोशिश की गई तो मेरे आधार से, मेरा जहाँ तक जानकारी है, 80% लोग तो झारखंड में 1932 के है ही नहीं। 80% लोगों को आप फिर कहाँ भेजने का काम करेंगे? 1932 का मांग उठाने वाले इन नेताओं से मैं ये जानना चाहता हूँ, ये 80% लोग जाएंगे कहाँ? इनका आप क्या करेंगे? ये अच्छा सवाल पूछा आपने। ये सवाल मेरे भी मतलब फ्यूज वाली बात है। मुझे बताइए कि मेन मुद्दे जब भी वोटिंग पड़ेगी, आप तो यहीं के लोकल हैं और राज्य को भी बड़े गहनता से आप देख रहे होंगे अनुभव के हिसाब से, मुख्य 4-5 मुद्दे क्या होंगे जब वोटर वोट देने जाता है? हाँ, आप 1932 का जो खतियान बता रहे हैं, 1932 में अपना आदिवासी कितने थे और अभी कितने हैं? 1932 से मेरे ख्याल से 46-50% होंगे आदिवासी। आज आपका 25-26% है। वो 25-26% और कहाँ गए? आप 1932 का आप सवाल पूछ रहे हैं, तो 1932 का आप बने कब? 2000 में। 1932 आप कहाँ चले गए? 1932 में तो आप थे ही नहीं। 1932 में आप थे क्या? ऑब्वियसली राज्य ही नहीं था। फिर जब 2000 में आप आए हैं तो 1932 का सवाल ही नहीं उठता है। तो मतलब ये क्या खाली राजनीति के लिए मुद्दा उठाएगा? एकदम राजनीतिक मुद्दा है ही। और इसमें अब ये ना बनेगा। वो क्या 1932 का लागू कर दिए? पूर्णतः लागू कर दिए हैं क्या? मैं आपसे पूछ रहा हूँ। नहीं। फिर क्यों नहीं किए? मैं यही सवाल है मेरा, बस। चलिए, ये तो जनता सुन लेगी और वो भी शायद बस अब जमीन से पूछ। क्या 4-5 मुद्दे रहेंगे, बस ये बता दीजिए, मैं क्लोज कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। जनता का पहला मुद्दा जनता की सुरक्षा। आज भय, हत्या और बलात्कार का माहौल है पूरे राज्य में। किसी भी दल के कोई भी कार्यकर्ता की हत्या कभी भी कर दी जाती है। इस पर सरकार के द्वारा कभी कोई संज्ञान नहीं लिया गया। अच्छा। और एक मुद्दा डेमोग्राफी चेंज। डेमोग्राफी से जितनी जानकारी मुझको है, अगर मैं कभी उन क्षेत्रों में घूमने गया हूँ, साहिबगंज के कुछ किनारों में, जिसको शायद लोग राजमहल, बरहरवा
और इस तरह के नामों से जानते हैं। उन स्थानों पर पता चला है 4-4, 5-5 किलोमीटर तक चलने के बाद शायद एक हिंदू की चाय की दुकान नहीं मिल पाती है कि जहाँ हम लोग अगर हिंदू समाज के हैं तो चाहते हैं कि एक चाय की दुकान मिल जाए अपने समाज का, ताकि वहाँ शुद्धता का कारण है और कोई कारण नहीं है। उस समाज की दुकान से भी चाय पीने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन अपनी एक इच्छा होती है कि भाई चलो अपने समाज का कोई दुकान हो तो वहाँ नाश्ता या खाना, ताकि हमको शुद्ध मिल जाए, संतुष्टि। लेकिन वो भी खोजने पर शायद नहीं मिल पाता है। तो आखिर कारण क्या है? कहाँ गए वहाँ के सारे हिंदू? क्या हिंदुओं की स्थिति वही थी? हिंदू मीन्स हिंदू नहीं, चाहे वो दलित हों, चाहे वो आदिवासी हों, चाहे किसी भी समाज के हैं, सनातन धर्म आज वहाँ मिलते नहीं हैं। तो आपको क्या लगता है वो कहाँ चले गए, कहाँ आबादी कैसे कैसे घटी? यही तो राज्य सरकार से जानने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग। राज्य सरकार ये बताएं कम से कम कि आखिर क्या हुआ, कहाँ गए वो लोग। बीजेपी के कुछ नेता कहते हैं या तो कुछ लोगों को क्रिश्चियन बना दिया गया, या कुछ लोगों का वैसे कन्वर्जन हो गया, या फिर वो इस राज्य से दूसरे राज्य में पलायन हो गया जॉब के लिए, या फिर वो शहरों में आके बस गए। पलायन तो एक सबसे बड़ी समस्या है कि पलायन कभी भी तभी होती है जब उस क्षेत्र के लोगों को जीवन यापन करने के लिए समुचित व्यवस्था नहीं मिल पाती है। और जब समुचित व्यवस्था नहीं मिल पाएगी तो उनको पलायन करना पड़ेगा दूसरे राज्यों की तरफ, ताकि उनके बच्चों का भविष्य उनको बनाना है तो खटकर बाहर से ही कुछ कमा कर लाना होगा। लेकिन जब वो पलायन करके बाहर जाते हैं अपने बच्चों के भविष्य को बनाने के लिए, और जब वापस आते हैं लौट करके तो देखते हैं वहाँ धन की व्यवस्था तो वो करने के लिए गए थे, लेकिन उनके धर्म की व्यवस्था यहाँ गड़बड़ हो गई है। उन्हीं के घर का कोई बच्चा क्रिश्चियन बन गया, उन्हीं के घर की कोई बच्ची आदिवासी समाज की किसी मुस्लिम युवक के साथ विवाह करके जमाई टोला नाम के स्थान पर रह रही है। तो ये सत्य है, मतलब आप ये मानते हैं? यह दुर्भाग्य है, सत्य नहीं, ये दुर्भाग्य है झारखंड का। और इस दुर्भाग्य को झारखंड की जनता को विचार करना पड़ेगा। अगर इसी तरह का दुर्भाग्य उनके साथ लगा रहा तो झारखंड को ज़्यादा देर नहीं लगना है आपके निकटवर्ती राज्य की तरह बनने में, जहाँ आज आप अपने धर्म की कोई भी पूजा करने से पहले 4 बार सोचते हैं कि हम कर पाएँ या ना कर पाएँ। आज बहुत से ऐसे राज्य हैं जहाँ पर अभी महापर्व छठ पर्व का तैयारी जोर शोर से चल रहा है हमारे झारखंड में, और हम लोग बहुत धूमधाम से और बहुत सादगी से इस पर्व को मनाते हैं, बहुत ही शुद्धता के साथ। लेकिन हमारे बहुत से सनातन धर्मी ऐसे हैं, ऐसे राज्यों में वो रह रहे हैं जहाँ उनको इस धर्म के पर्व को मनाने के लिए भी बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जो ये दुर्भाग्य है, कम से कम भारत में रहते हुए भारतीय संस्कृति को मनाने में भारतीय लोगों को कष्ट झेलना पड़ रहा है। आपसे मेरा एक प्रश्न, आपने बहुत अच्छी एक बात बीच में छेड़ी कि जैसे चाय पीने हम जाते हैं होटलों में, तो जैसे संतुष्टि नहीं होती कि मैं अपने सिस्टम को ढूंढूं। ये कोई विषय नहीं है, विषय ये है ना, जैसे अभी हम और आप हैं, यहाँ 4 समाज के लोग रहते हैं, तो अगर आप जिस समाज से हैं उस समाज के लोगों की आपकी प्राथमिकता बनती है, अगर मिल जाते तो बातचीत करके थोड़ा आत्मीयता महसूस होती है। तो जैसे अब हम जिस समाज से हैं उस समाज के लोगों से मिलने पर हमको भी थोड़ा आत्मीयता महसूस होती है। हम उस समाज के लोगों को खोजते हैं और खोजने का प्रयास करने के बाद पता चल रहा है यार कितने किलोमीटर तक चलने के बाद हमारे समाज का एक भी व्यक्ति इस क्षेत्र में नहीं आ रहा है, तो ये दुर्भाग्य महसूस होता है। तो ये देखा आपने वहाँ? ये आप भी जाकर देख सकते हैं। तो ये बदलाव देखने को मिलेगा? ये बदलाव देखने को मिलेगा, वहाँ मिल रहा है। उस क्षेत्र पे लोग जा नहीं रहे हैं, और जो लोग इस क्षेत्र में रह रहे हैं, हम लोग तो मान लीजिए बहुत रेयर टू रेयर कभी जाते हैं, तो जैसे आप लोगों के मुंह से सुना या किसी के मुंह से सुना तो यार हम लोग कहाँ हैं, यहाँ हैं क्या है यार, यहाँ की हालात जरा देखो तो अपनी आंखों से। मैं बता रहा हूँ आपको, मालदा कलियाचक वगैरह जो क्षेत्र है बंगाल का, क्योंकि मेरा हमेशा वहाँ आना जाना रहता है अपने व्यापार के सिलसिले में। उस क्षेत्र में हमने अभी तो समाज की चाय की दुकान हम बात कर रहे थे, जैसे आप अब इस गली से निकलेंगे बाहर तो शायद बगल में हनुमान मंदिर, शायद बगल में दुर्गा मंदिर, शायद बगल में और कृष्ण मंदिर मिल जाएगा। लेकिन मैं वहाँ था और मेरी इच्छा थी कि सुबह हम लोग अपने घर में उठते हैं, स्नान ध्यान करते हैं, तो चाहते हैं कि किसी देव स्थान पर जाकर के माथा टेक कर अपने कार्यक्रम की शुरुआत कर दिन की। वहाँ पूछने पर पता चला भैया यहाँ से 3 किलोमीटर आगे जाइएगा तो एक हिंदू टोला है, वहाँ पर आपको एक मंदिर मिलेगा। तो उस वक्त मैं संतुष्ट हो गया कि मैं हिंदुस्तान में हूँ या अन्य किसी देश में हूँ। ये गहन चिंतन का विषय है, गहन चिंतन का विषय। इस चिंतन पर आदमी को चिंतन करना चाहिए, नहीं तो ये चिंता इतनी बड़ी चिंतन हो जाएगी सनातन धर्मियों के लिए, धर्म ही नहीं बचा तो फिर क्या बचेगा। तो बीजेपी आने के बाद आपको लगता है इन सब चीज़ों पे? नहीं, बीजेपी ऐसा लगता है कि हाँ वो हमारे धर्म की है, और अगर कांग्रेस कहती है वो हिंदुओं के धर्म की है, तो राहुल जी शायद कभी ये ना कहते कि ये मुस्लिमों की पार्टी है, और शायद उनके बड़े बड़े मुख्यमंत्री ये ना कहते हैं कि सनातन धर्म एड्स है। इस तरह का विचार तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के मुख से आता है। आप मुझे बताइए, जो आपने बात बोली, तो ये सब जानते हुए भी बहुत सारे हिंदू समाज के लोग कैसे वोट देते हैं कांग्रेस को? नहीं, ऐसा है ना, कांग्रेस हमारे दादाओं के समय में एक पार्टी थी कि हाथ छाप पंजा छाप एक पार्टी है, उस विचारधारा को लोग लेकर चल रहे थे। लेकिन जब
समय आया और सोशल मीडिया के माध्यम से, देखिए गलतियां तो होती रहती थी, लेकिन जानकारी का अभाव हो जाता था। आज हमारे देश में क्या हो रहा है वो भी हमको पता है, और विदेश में क्या हो रहा है वो भी हमको पता है, क्योंकि कारण है कि आज सोशल मीडिया जो है लोगों को जागरूक कर देता है। आपके क्षेत्र और आपके बाहरी क्षेत्रों में क्या हो रहा है उसकी जानकारी आपको मिल जाती है। उस वक्त लोगों को जानकारियाँ नहीं मिल पाती थी कांग्रेस के कुकर्मों की, और आज कांग्रेस के कुकर्मों की जानकारी हो गई है लोगों को, इसलिए लोगों का ध्यान कांग्रेस से हटकर अब भाजपा की तरफ हुआ है। और भाजपा के लिए सौभाग्य की बात है और हिंदुओं के लिए सौभाग्य की बात है, उनके पास एक भाजपा जैसी पार्टी है, जिसको वो हिंदू पार्टी कहें कोई दिक्कत नहीं है। आपको क्या लगता है कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से राहुल गांधी को प्रोजेक्ट करती है, जो आपने बात बोली, और राहुल गांधी विदेश में जाकर अपने ही देश की चीज़ों के बारे में इधर उधर की बात होती है। एक बहुत पुरानी हमारे सनातन धर्म में रीति रिवाज है, विदेशी कोख से जन्मा पुत्र कभी स्वदेशी हो ही नहीं सकता। ये सत्य है, ये सत्य है, ये ये हम नहीं, ये चाणक्य जी कह के गए हैं। ये लागू होती है राहुल गांधी जी के ऊपर। राहुल जी ये बता दें सिर्फ कि अगर वो ब्राह्मण हैं और पता नहीं वो कौन सा ब्राह्मण खुद को बताते हैं, दत्तात्रेय ब्राह्मण, तो वो सिर्फ चुनाव के समय ही उनको क्यों याद आता है? ये बहुत बढ़िया बात कही। अगर मैं ब्राह्मण हूँ तो मुझको वो आजीवन याद रहेगा। मेरा कर्तव्य है जब से मैं जन्म लिया हूँ और जब तक मेरी मृत्यु नहीं हो जाती है, ब्राह्मण धर्म का पालन करना है। लेकिन अगर वो दत्तात्रेय ब्राह्मण खुद को कहते हैं तो सिर्फ चुनाव के कुछ दिनों पहले, और चुनाव बीतते ही वो फिर से इटालियन हो जाते हैं। इटालियन हो जाते हैं। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। लो सर, ठीक है।